स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। भारत आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद भारत का संविधान बना और संविधान बनने के बाद उसमें एक प्रावधान ऐड किया गया जिसको आप आरक्षण या रिजर्वेशन के नाम से जानते हैं। अब जो आरक्षण है, उस आरक्षण शब्द का पर्याय है कि ऐसे वर्ग जो सामाजिक आर्थिक तौर पर पिछड़े हैं, जो मेन स्ट्रीम में नहीं आ पा रहे हैं, उनके लिए कुछ पदों को, कुछ अवसरों को, कुछ सुविधाओं को आरक्षित किया जाए, ताकि एक तबका जो उन सुविधाओं तक अभी तक नहीं पहुंचा है वह उन सुविधाओं तक आसानी से पहुंच सके और हमारी सोसाइटी में जो सोशल या इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, उस सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को दूर करके समाज के सभी वर्गों का विकास करें, सबका साथ सबके विकास के कंसेप्ट पर काम कर सकें। ये बहुत बेसिक मीनिंग होता है आपका आरक्षण का। जैसे आपको कहीं जाना है 10 किलोमीटर और आधे घंटे या 1 घंटे में पहुंचना है, और एक व्यक्ति को कहीं जाना है 400-500 मीटर, उसको 10 मिनट में पहुंचना है। तो 400 मीटर जाना चाहता है 10 मिनट में, अगर वो पैदल जाएगा तब भी पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 10 किलोमीटर जाना चाहता है उसको साइकिल, बाइक या कार की सहायता देना आपको पड़ेगी। इसी तरीके से आरक्षण होता है कि समाज का एक तबका जो काफ़ी लंबे समय से मेन स्ट्रीम में रहा, संसाधन, सुविधाएं और अवसरों का प्रयोग किया, और एक तबका जो हमेशा शोषित और वंचित रहा, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। हालांकि आरक्षण जिस तरीके से शामिल किया गया था भारत के संविधान में, उसका पर्पस था टेम्परेरी समय के लिए, कभी भी परमानेंट नहीं था कि एक तबका जो मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाया है उसको मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास करते हैं। और आरक्षण कभी भी एक राजनीतिक हथियार या एक ढाल नहीं बनना चाहिए, ऐसा हमेशा डॉक्टर BR अम्बेडकर का कहना था। लेकिन आज़ादी के बाद सिलसिले बढ़ते चले गए, राजनीतिक इकाइयाँ गहरी होती चली गईं और आरक्षण भारत की राजनीति की जड़ों में बैठ गया है। ना उसको हटने के बारे में कोई बात करता है, ना ही उसके सुधार के बारे में कोई बात करता है। हम कभी भी आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं। उस तबके को जरूर आरक्षण मिलना चाहिए जो शोषित है, वंचित है, जिसका सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि बहुत पिछड़ी है। यहाँ धर्म, जाति या मजहब के आधार पर कभी भी आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। अभी जो मुद्दा है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप हमारी बात से आप सभी लोग यहाँ पर सहमत भी होंगे, शायद कोई भी इस पर गलत नहीं बोलेगा, क्योंकि रिजर्वेशन की जब वीडियो बनाई जाती है तो हमेशा गलत बोला जाता है। अब जब आरक्षण को आप लोग पढ़ने के लिए जाते हैं तो आरक्षण की जो पृष्ठभूमि है, जरा आप इसको थोड़ा यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। पहले एक खबर देख लीजिए। इफ पेरेंट्स आर IAS ऑफिसर्स, व्हाई रिजर्वेशन फॉर देयर चिल्ड्रन? सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल पूछा है सरकार से। इट्स नॉट अबाउट ओनली IAS। अगर पेरेंट्स गजेस्टेड ऑफिसर हैं, क्लास 1 और क्लास 2 ऑफिसर के अंतर्गत आते हैं, तो उनके बच्चों को आरक्षण की आवश्यकता कहाँ से आन पड़ी, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। क्योंकि आरक्षण का जो बेसिक मीनिंग है वो क्या है? समाज के उस तबके को आगे लेके आना जो सामाजिक, आर्थिक या शैक्षणिक तौर पर पिछड़ा है। अब पेरेंट्स क्लास 1 और क्लास 2 ऑफिसर हैं, समाज में भी आगे आ चुके हैं, आर्थिक तौर पर भी आगे आ चुके हैं और शैक्षणिक तौर पर भी आगे आ चुके हैं, लेकिन उनके बच्चे अभी भी जिस कैटेगरी में हैं उसी कैटेगरी का फ़ायदा उठा के रिजर्वेशन को ले रहे हैं। क्योंकि क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का कंसेप्ट ये सिर्फ OBC में चलता है, लेकिन दूसरे तबके जो SC है और ST है, या तो किसी भी तरीके का क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का कोई भी कंसेप्ट नहीं है। जैसे मान लेते हैं कोई पेरेंट्स हैं जो ऐसी कैटेगरी से आते हैं, दे आर क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर, ड्यू टू रिजर्वेशन आपको पता है बन ही जाते हैं। अब उनके बच्चे जिनको सब कुछ मिला है, सारे प्रिविलेजेस मिले हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ाई की है, अच्छा घर मिला है, अच्छा लाइफ मिली है, अच्छे कॉलेजेस में पढ़ाई की है, अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट से तैयारी की है, और अब वो IAS बन रहे हैं अपनी कैटेगरी का बेनिफिट लेकर। तो आरक्षण का जो बेसिक पर्पस है, क्या ये उसके अगेंस्ट नहीं जा रहा? क्या संविधान की मूल भावना के अगेंस्ट नहीं जा रहा? तो इसमें रिफॉर्म आना जरूरी है कि जिनको एक बार आरक्षण का फायदा मिल चुका है, वे सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक तौर पर अब मेन स्ट्रीम में आ चुके हैं, उनको या उनके परिवार को अब आरक्षण का लाभ ना देकर उन दूसरे तबके को आरक्षण का लाभ दीजिए जिनको आज तक उसका लाभ नहीं मिला है। तब जाके भारत में इंक्लूसिव ग्रोथ आएगी,
तब जाके भारत का हर एक तबका आगे आएगा, और तब जाके वो गरीब व्यक्ति जिसके लिए आरक्षण बनाया गया था, वो मजदूर, वह किसान जिसका बच्चा तंग हाली में पढ़ाई करता है, खराब हालातों में पढ़ाई करता है, उस तक आरक्षण का फायदा पहुंचेगा। नहीं तो अभी हमारी ओबीसी कम्युनिटी, एससी कम्युनिटी और एसटी कम्युनिटी में आरक्षण उन्हीं लोगों के आसपास घूम रहा है जो प्रिविलेजेस हो चुके हैं, जिनके पास फैसिलिटी आ चुकी हैं, और उस तबके तक नहीं पहुंच पा रहा है जो सच में उसका हकदार है। यही सवाल सुप्रीम कोर्ट का है। सरकार क्या कहती है देखा जाएगा। आपकी राय क्या है आप यहाँ पे बताइएगा। विदाउट वाइज्ड वे आप मुझे उल्टा बोल सकते हैं बिल्कुल, पर मैं आपसे बहुत बार बोल रहा हूं, मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं हूं। जो सच में हकदार है उसको मिलना चाहिए। ये बात तो आप भी मानते हैं ना कि किसी ने अगर एक बार खाना खा लिया है और फिर भी आप उसी को खाना खिला रहे हो तो कहीं ना कहीं आप खाने की बर्बादी कर रहे हो, खाने की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। जो भूखा बैठा है आप उसको नहीं खिला रहे हो। सेम गोल विथ रिजर्वेशन, जिनको मिल चुका है उन्हीं को बार बार दे रहे हैं। या तो रिजर्वेशन की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं या उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है जिनका हक आप यहाँ पर मार रहे हैं। तो अब सरकार क्या बोलेगी देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। आपको क्या लगता है, आपकी राय यहाँ पे जरूर दीजिएगा। लेकिन मेरा मानना क्लियर यही है कि एक बार जिनको मिल गया है अब उनको खुद छोड़ देना चाहिए और दूसरे लोगों को एम्पावर करने पर फोकस करना चाहिए। ये न्यूज़ है। अब आरक्षण के पहलुओं को आप देखने के लिए जाएंगे तो भारत के संविधान के जो आर्टिकल 15 है, जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन को जब आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा आर्टिकल 15 और आर्टिकल 15 के साथ में आर्टिकल जो 16 है, आर्टिकल 16, यहाँ रिजर्वेशन की बात की गई है। रिजर्वेशन सबके पास है, इसमें ओबीसी, इसमें एससी, इसमें एसटी और इसमें ईडब्ल्यूएस, सबके पास आरक्षण है। जैसे 15 में जो है ये शैक्षणिक आरक्षण की यहाँ पर बात करते हैं, शैक्षणिक या एजुकेशनल आरक्षण। अब एजुकेशन संस्थान में प्रवेश को लेकर आरक्षण ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जिनको मिल गया है दोबारा नहीं दीजिए। फिर 16 ये एम्प्लॉयमेंट में आरक्षण की बात करता है, एम्प्लॉयमेंट जिसको रोजगार आप कहते हैं। तो इसमें 16(4) आपको देखने को मिलेगा, 16(4)A आपको देखने को मिलेगा, 16(4)(4)B आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ में जो 16 है, ये 16 का 5 और 16 का 6 भी आपको देखने को मिल जाता है। ये जॉब में आरक्षण की आपसे यहाँ पे बात करते हैं। तो 16(4) में रिजर्वेशन की बात की गई है इन जॉब कि सामाजिक आर्थिक पिछड़े तौर पर लोग हैं, उनको आगे लाने के लिए जॉब में आरक्षण दिया जाएगा, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो। इसी में फीमेल के लिए आरक्षण भी यहीं पर रिजर्व है। 16(5) जो है वह हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में किसी व्यक्ति को जब अपॉइंट किया जाता है वहाँ धर्म की योग्यता के आरक्षण की बात करता है। और 16(6) जो है ये इसको 2019 के अराउंड जोड़ा गया है, जो ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की यहाँ पर बात करता है। मुद्दा क्या है, बहस क्या है, जरा आप इसको समझो। जैसे देखो हमारे पास जो रिजर्वेशन है, इस रिजर्वेशन का मतलब है सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल जो बैकवर्ड क्लासेस हैं इनको मेन स्ट्रीम में लेके आना, मेन स्ट्रीम में। अब कोई व्यक्ति जो एससी कैटेगरी से और इसके फादर आईएएस हैं, क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर्स हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक टीना डाबी का केस बहुत चर्चा में रहा था, वो किसी कैटेगरी का फ़ायदा उन्होंने लिया, उनके पेरेंट्स दोनों यूपीएससी के थ्रू सिलेक्टेड थे और सिलेक्शन कहाँ से हुआ, उनका कैटेगरीज हुआ। तो इस परिस्थिति में आरक्षण की जो मूल भावना है उस मूल भावना के खिलाफ चीज़ें जा रही हैं। चाहे भले वो क्रीमी लेयर के बाहर आते हों या नहीं आते हों, तब भी उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि स्टेटस उनका काफ़ी हाई है। आईएएस, आईपीएस, आईआरएस या क्लास 1 क्लास 2 जो जॉब हैं ये रजिस्टर्ड जॉब होती हैं, सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनली बेस पर बहुत आगे आ जाते हैं। और फिर अगर आपको आरक्षण मिल रहा है तो ये एक बहुत बड़ा धोखा है या उन लोगों के साथ गलत हो रहा है जो सच में इसके हकदार हैं। अभी इसी पर डिस्कशन आपके पास चल रहा था। डिस्कशन किस चीज़ पे चल रहा था, जरा इसको भी देख लीजिए। या क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर पर भी काफ़ी सारी बातें हुई, जरा हम उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर की यहाँ पर क्या बातें चल रही हैं। ठीक है, क्या चल रही हैं, देखो पूरा केस को एक बार आप देख लीजिए। केस आपसे क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट की जो एक खंडपीठ है, जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां, ये दोनों बेटा, ये दो नेम बहुत चर्चा में है, प्लीज इनके नेम पे ध्यान रखना। क्या उन परिवारों के बच्चों को अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण का लाभ मिलना जारी रहना चाहिए जिन्होंने आरक्षण के माध्यम से शैक्षणिक और आर्थिक उन्नति प्राप्त कर ली है? देखो, अगर आप अनबाइज्ड होकर आंसर दोगे तो हमेशा आपका नो आंसर आएगा,
कि उनको नहीं मिलना चाहिए जो प्रगति हासिल कर चुके हैं, मिलना किनको चाहिए, जो प्रगति हासिल नहीं कर पाए हैं, तब जाकर ये जस्टिस कहलाएगा। शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण से सामाजिक गतिशीलता आती है। जब माता पिता अच्छे पदों पर हैं तो बच्चों को आरक्षण के दायरे से बाहर आना चाहिए और ये खुद को हमको गिव अप कर देना चाहिए, तब जाकर हम सोसाइटी का वेलफेयर कर पाएंगे, तब जाकर हम एक बेहतर भारत को बना पाएंगे और एक दिन इस व्यवस्था को खत्म कर पाएंगे। नहीं तो जो अभी चली आ रही है 80 सालों से, वो आगे भी आपको इसी तरीके से यहाँ पर देखने को मिलेगी, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए अब इसका फायदा तो नहीं मिलना चाहिए, मेरा मानना यह है। आपका मानना क्या है, आप इसको यहाँ पर जरा थोड़ा सा बताइएगा। वर्तमान मामले की पृष्ठभूमि, कर्नाटक के कुरुबा समुदाय का एक उम्मीदवार कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में सहायक अभियंता विद्युत के पद पर आरक्षित श्रेणी में चयन किया गया। जिला जाति और आय सत्यापन समिति ने यह कहते हुए जाति वैध प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया कि उम्मीदवार क्रीमी लेयर में आपके पास आता है। कारण, माता पिता दोनों राज्य सरकार के कर्मचारी हैं और उनकी कुल वार्षिक आय लगभग 19.48 लाख रुपए आ गई है, जो निर्धारित सीमा से अधिक है। बेटा ये बात आपको समझनी चाहिए, जब माता पिता दोनों सरकारी सेवा में हैं, माता पिता की दोनों की आय 20 लाख रुपए है, तो ना तो सामाजिक तौर पर पिछड़े हैं, ना ही आर्थिक तौर पर पिछड़े हैं, ना ही शैक्षणिक तौर पर पिछड़े हैं, तो फिर आरक्षण का लाभ क्यों मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट आगे क्या बोलेगा, सरकार आगे क्या बोलेगी, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी रहेगी। हालांकि मुझे पता है मेरी इस बात को बहुत सारे बच्चे गलत तरीके से लेंगे, पर कोई बात नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट की प्रमुख टिप्पणियां क्या है? जस्टिस नागरत्ना के अनुसार यदि माता पिता दोनों आईएएस अधिकारी हैं तो उन्हें आरक्षण क्यों मिलना चाहिए? एक बार आरक्षण का लाभ उठाकर स्तर प्राप्त कर लेने के बाद परिवारों को इस व्यवस्था से बाहर निकालना चाहिए, ये इनका वर्डिक्ट है। अब इसको लेके गवर्नमेंट किस तरीके से पॉलिसी बनाती है, गवर्नमेंट किस तरीके से रूल बनाती है, वह आपके पास देखा जाएगा कि भैया जिनको फायदा मिल चुका है दोबारा उनको नहीं मिलना चाहिए। सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक स्थिति में आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण सुधार होता है। अगर ये दोनों बेहतर हुए हैं तो दूसरों को और मौका दीजिए। निरंतरता पर सवाल, न्यायालय ने चिंता व्यक्त की है कि यदि संपन्न परिवार भी आरक्षण का लाभ लेते रहेंगे तो हम कभी भी इस व्यवस्था से बाहर नहीं आ पाएंगे और वास्तविक जरूरतमंदों को लाभ नहीं मिलेगा। मेरा भी यही कंसर्न है कि अगर लगातार वही तबके लाभ लेते रहेंगे जिनको पहले से लाभ मिल रहा है, ये व्यवस्था शाश्वत हो जाएगी, अनवरत हो जाएगी, हमेशा चलेगी, कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि लास्ट तबके पे बैठे व्यक्ति को फायदा नहीं होगा। मतलब इसका जो मूल पर्पस है वो मूल पर्पस आपका कभी फुलफिल नहीं हो पाएगा और ऐसे ये लगातार चलने वाली व्यवस्था हो जाएगी जो भारत के लिए एक बहुत बड़े डिजास्टर के तौर पर आगे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो निरंतरता पर सवाल उठाएं, समानता का जो संतुलन इस पर बात की है और सामाजिक गतिशीलता की बात की है, आप इनको यूज कर सकते हैं जब भी आप लिख रहे हैं ऐसे रिजर्वेशन के ऊपर और उसके अगेंस्ट में कुछ लिखना है या रिजर्वेशन को क्यों हमको प्रोहिबिटेड करना चाहिए, तो आप इन पॉइंट का एक सहायता ले सकते हैं, इनका रेफरेंस के तौर पर यूज कर सकते हैं। याचिकाकर्ता के वकील के तर्क है, आय का मापदंड सरकारी कर्मचारियों के बीच क्रीमी लेयर की पहचान के लिए वेतन आय एकमात्र मापदंड नहीं है। पद का महत्व, क्रीमी लेयर का निर्धारण माता पिता की स्टेटस जैसे कि ग्रुप ए में है या ग्रुप बी में है पर निर्भर करता है, ना कि केवल उनके वेतन पर। ये कहते हैं भैया कि जो गवर्नमेंट जॉब है ना, इस गवर्नमेंट जॉब में ए ग्रुप और जो बी ग्रुप है इसको ही बाहर रखा गया है, बाकी सबको नहीं रखा गया है, तो इससे बहुत फर्क पड़ रहा है। वेतन प्रभाव और ईडब्ल्यूएस, यदि केवल वेतन को आधार बनाया गया तो ड्राइवर, चपरासी और क्लर्क जैसे निचले स्तर के कर्मचारी भी आरक्षण के लाभ से वंचित हो जाएंगे। बनाम यदि वेतन सहित आय के सभी स्रोतों को गिना जाता है तो ओबीसी आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण के बीच कोई अंतर यहाँ पर नहीं रह जाएगा। अब देखो कोड क्या कहता है, सरकार क्या कहती है, ये देखा जाएगा। हाँ, लेकिन जो गजेस्टेड ऑफिसर हैं क्लास 1 और क्लास 2, इन लोगों को तो मेरे हिसाब से आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। बाकी फिर सुप्रीम कोर्ट और सरकार के फैसले हमेशा सर्वोच्च माने जाते हैं, वो क्या फैसला देंगे ये यहाँ पर देखा ही जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी आरक्षण को लेकर। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय यहाँ पे जरूर दीजिएगा। अब आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है, आप हमारे इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। सामान्य अध्ययन 2027, 2028 और 2029 के लिए स्मार्ट मॉडल पर आधारित है, मॉर्निंग और इवनिंग हिंदी बैच है। आप इस कोड के साथ इस प्राइस में क्या कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं और 27 मई 2026 से आपके बैचेस की शुरुआत हो रही है और आप जल्दी जुड़िए। यूज माय GRS लाइव कोड। फिर मिलते हैं क्लासेस में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।